सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का जो वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम लोग अब एग्ज़ाम में आने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका अभी 2 क्लासेज हुए हैं कंटिन्यूसली। इससे पहले भी कुछ क्लास हुआ था और जो भी क्लासेज ज्वाइन किया है उनको मिल चुका है। और आज थोड़ा आप लोगों के बात करेंगे हम आपके पढ़ाई को लेकर भी। कुछ जो आप लोग का जो कैंडिडेट थे उनका कहना था कि सर कुछ इसमें मतलब कि पढ़ाई में मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा जितना इफ़ेक्टिवली पढ़ना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। तो इन सारी बातों पर भी आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था उससे आगे कंटिन्यू रखते हैं। हम लोगों का आज का क्वेश्चन यहाँ से कंटिन्यू होंगे और इसमें जो इससे पहले जो क्वेश्चन था मेनली रिलेटेड किससे था, तो वो पीएचसी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर और सीएचसी सेंटर से था। इसका हमने पूरी डिटेल्स आपको बताए थे। पीएचसी सेंटर का फुल फॉर्म हमने आपको बताए थे क्या होता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर। पी से क्या हो गया प्राइमरी, एच से हेल्थ, सी से सेंटर। वही सीएचसी सेंटर का क्या होता था, तो कम्युनिटी मतलब क्या होता है समुदाय। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सी से शुरू हुआ तो कम्युनिटी, पी से शुरू हुआ तो पीएचसी। और एक ग्रामीण क्षेत्र में उप केंद्र भी होता था। ये प्राइमरी हेल्थ केयर होते थे जो कि कितनी आबादी पर बनता है, तो ये लगभग 20 से 30 हज़ार जनसंख्या की आबादी पर एक पीएचसी सेंटर होते हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम आपको पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीएचसी सेंटर 1 लाख मान के चलिए 1 लाख या एवरेज के टर्म में दिया रहेगा तो 80 से 1,20,000 की आबादी, या ऑप्शन में गांव के टर्म में दिया रहेगा तो एक सीएचसी सेंटर 100 गांव पर बनता है। कितने पे, तो 100 गांव रहेगा तो वहाँ पर एक सीएचसी सेंटर बनेगा। और बहुत सारे ऐसी जगह है जो आप कहिएगा सर हमारे यहाँ तो है ही नहीं पीएचसी सेंटर, तो टीकाकरण कैसे होंगे, तो उसी को फुलफिल करने के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अब सभी प्रखंड में 2 टीकाकरण केंद्र होंगे और उसमें आप सबका नियुक्ति होगा। तो आप लोग अपनी नियुक्ति अपनी बहाली के लिए 24 में अगर आप चाह रहे हैं कि हमको जॉब ले लेना है तो अपनी बहाली के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए और जो भी कैंडिडेट क्लास करते हैं वो सारे कैंडिडेट अपने फ्रेंड, जो भी आपके ग्रुप में फ्रेंड होंगे, चाहे एएनएम का, जीएनएम का, जो भी होंगे उसके पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उससे भी क्लास का लाभ मिल सके, वो भी क्लास में ज्वाइन हो सके। और अगर ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत रहता है पीएचसी और सीएचसी सेंटर को लेकर तो वो उसको हम थ्योरी के टर्म में लिख कर दे देंगे आपको। जिस तरीके से आपको हर क्लास के बाद लगभग नोट्स मिलता है तो वो हम आपको दे देंगे अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा तो। और एक सीएचसी सेंटर 9 पीएचसी सेंटर के मतलब कि बराबर कहिए, या 9 गो जहाँ पर पीएचसी सेंटर होंगे वहाँ पर एक सीएचसी रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, या कह सकते हैं कि उसके मतलब बराबर में होता है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि इससे पहले का हमारा सारांश यही था और आप लोग मोटिवेशन की बात करते थे, तो इसके पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। जो ग्रामीण स्तर पर, आप सबको पता है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज प्रणाली संस्थाएं होती है। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये इंडिया के राजस्थान से पंचायती राज प्रणाली शुरू किया गया था। ये बात ध्यान में रखिएगा जीके टाइप है, क्योंकि इस टॉपिक से जीके टाइप भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायत से आया तो उससे ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। तो पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम भारत में राजस्थान से शुरू किया गया था। तो कह रहा है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। क्या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, या जिला परिषद, या राज्य की राजधानी। तो पंचायती राज प्रणाली के संस्था कौन होंगे, तो ग्राम पंचायत होंगे। कौन होंगे, जो ग्राम पंचायत होंगे वही ना ग्रामीण स्तर के पंचायती राज प्रणाली का संस्था होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मतलब एक पंचायत लेवल, गांव में आप लोग जानते होंगे कि हम इस पंचायत से है इस, और या
वो इस पंचायत से है, तो उसका मतलब कि क्या होता है, एक संस्था किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है कि ब्लॉक स्तर पर, यदि पंचायत स्तर पर हुआ तो पंचायती राज हो गया। उसके बाद है ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। मतलब कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली होती है वो किस संस्था के अंतर्गत आती है या किस संस्था में उसको शामिल किया जाता है। तो ये ब्लॉक स्तर पर जो होता है वो पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं। पंचायत समिति आप लोग जानते होंगे ना, आपके गांव में इलेक्शन होते होंगे, जैसे कि मुखिया का, सरपंच का, पंचायत समिति का। तो पंचायती जो राज प्रणाली आता है प्रखंड लेवल पर, वो पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं। आप लोग ने वोटिंग भी किए होंगे कभी न कभी कि पंचायत समिति का, मुखिया का वोटिंग करने जाते होंगे तो उसी में पंचायत समिति का भी वोटिंग होता है। बहुत सारा वोटिंग होता है उस टाइम, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और भी बहुत सारा उस टाइम कैंडिडेट होते हैं। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की संस्था होती है। पंचायत स्तर पर कौन होते थे, तो ग्राम पंचायत। प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर कौन होते थे, तो पंचायत समिति होते थे। जिला स्तर पर कौन होंगे, तो जिला स्तर पर जिला परिषद होंगे। कौन होंगे, जिला परिषद होता है ना कि आपके ज़िला में भी कोई जीते होंगे जिला परिषद के वोटिंग से, या आप लोग का रिलेटिव भी कोई ना कोई किसी न किसी का होंगे ही। तो जो जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली होती है वो मतलब कि उसका कह सकते हैं किस संस्था के होती है, तो वो जिला परिषद किसके अंतर्गत आते हैं, तो जिला परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को यदि मन नहीं लग रहा है तो इसलिए हम अभी ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में नहीं करवाते, उसको एक्सप्लेन करते हुए कम क्वेश्चन रख लें, क्योंकि धीरे धीरे आपका आज ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे आपका पढ़ने का जो वो आपका इंटेंट है या आपका जो कैपेसिटी है धीरे धीरे बढ़ेगा। कितना देर हम बैठ सकते हैं, कितना देर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने कुछ दिनों से पढ़ाई छोड़ भी रखे होंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे आपको थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ेगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा फील ना हो और आप लोगों को पढ़ने में मन कैसे नहीं लगेगा। जैसे आप 2 ईयर आपने अपने ANM या GNM के कोर्स में दिए, तो आप उस समय को याद करिए कि उस समय जब आप कॉलेज जाते होंगे तो कितनी कठिनाई से जाते होंगे। बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, खाना को लेकर, जाने आने, बहुत सारा और भी आते इशू आते हैं। तो उतने करने के बाद आपने थोड़ा सा बीच में रिलैक्स किए, अब आपको जॉब का ऑफ़र आ रहा है। तो जब आप इतना पढ़े हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको इतना मेहनत करने के बाद फाइनली कुछ मेहनत करने पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा जो आपके जो अभी तक का मेहनत है उसको सफल बनाएगा, तो उस समय आप पीछे कैसे हट सकते हैं। अब आपने पीछे क्या किया वो नहीं मायने रखता है, क्योंकि आपको हमने एक बार और बताए थे, यदि आपका अंत भला तो सब भला। यदि अभी आप पढ़ के जॉब ले लिए तो आपने पीछे कॉलेज के दिनों में क्या किए, कुछ कमियां भी रह गया तो वो सब भी उसमें नेगलेक्ट हो जाएगा। यदि आपको नौकरी लग जाता है और अभी नौकरी का इतनी सारी ऑफ़र मिल रहे हैं, तो उसको कैसे आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं या अपनी थोड़ी सी मेहनत न करने के कारण उसको छोड़ सकते हैं। कुछ करना थोड़ी ना, थोड़ा हम आपको पढ़ाते हैं उसको देखिए, एक बार वीडियो देखिए, जो आपको नोट्स ऑलरेडी मिल चुका है। जो भी कैंडिडेट क्लास ज्वाइन किया है, जितना क्वेश्चन करवाता है, अगर ज़्यादा नहीं है मन पढ़ने का तो जितना क्लास में करवाते हैं उतना ही करिए, क्योंकि हम तो उस अनुसार चलते हैं कि जब आपका एग्ज़ाम तक सारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो सारा कवर करवा कर आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम में तैयार होकर भेजें, ताकि आप सही बना कर आए। तो उतना करिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको रिज़ल्ट निश्चित रूप से होंगे। इतना डिटेल्स में हम आपको बताते हुए भी चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। जैसे कि एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेटों का आता है ऑप्शन ए सही होगा या बी होगा, इसीलिए इतना आसान में, इतना इजी में आपको चीज़ों को बताते हुए चल रहा है। क्वेश्चन कम ही होता है एक दिन में, लेकिन सबको एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं।
कहीं दिक्कत रह जाते हैं तो आप बताइएगा, तो उस पर भी चर्चा होंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप लोगों को जैसे वैकेंसी का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आवेदन की प्रक्रिया, तो उसमें आपको डॉट क्लास सारे कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपका स्टार्ट होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन कुछ टॉपिक कर लेते हैं उसके बाद, लेकिन जो पढ़े रहेगा उसी को तो होगा। तो आप लोग मतलब कि जिसको भी थोड़ा सा मन नहीं लगता है तो वो धीरे धीरे अपना टाइम 10 मिनट ही पढ़िए, 15 मिनट ही पढ़िए, धीरे धीरे ऐसे करते करते बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे अपने आप मन लगने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक रोगी को रेफर करते समय नर्स को निम्न सावधानी रखनी चाहिए। एक रोगी को जब रेफ़र करेगा, जैसे कि पीएचसी सेंटर में आया, प्राइमरी हेल्थ केयर में आया, लेकिन ये उस पीएचसी सेंटर में उतना सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पीएचसी सेंटर तो उसमें नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो उसको रेफ़र करिएगा कहाँ, सीएचसी सेंटर की तरफ रेफ़र करिएगा। तो वही कह रहा है कि एक रोगी को रेफ़र करते समय नर्स को निम्न सावधानी बरतनी चाहिए, या कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए ऑप्शन से हम लोग आंसर को चुनते हैं। कह रहा है कि रोगी को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ ही भेजना चाहिए। ये तो ज़रूरी है। अगर आपने प्राइमरी हेल्थ केयर से आप जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भेज रहे हैं तो उसको रेफरल पर्ची तो उसके साथ होगा, तभी ना वहाँ पर एडमिट लेंगे कि यहाँ से आए हैं, ये वहाँ उस पीएचसी सेंटर से रेफ़र किया गया है, ये दिक्कत थे तो इसलिए यहाँ पर भेजा गया, ताकि उसको सटीकली जल्दी से उसका उपचार हो सके। तो वो रेफर पर्ची तो होना चाहिए, ये भी सही है। हालांकि बेहतर उपचार की अधिक आवश्यक वाले रोगी को पहले रेफ़र करना चाहिए। जिसको बेहतर उपचार की अधिक आवश्यकता है, कि मतलब कि इसको जितनी जल्दी हो सके बेहतर उपचार चाहिए। जैसे क्या किसी को कार्डियोलॉजी, हृदय से संबंधित विकार आ गया है, तो वो पीएचसी जो सेंटर है वहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है, तो उसको कहाँ आपको भेजना पड़ेगा। तो उस क्रिटिकल सिचुएशन में उसको पहले आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। किसी को दिल को दौरा पड़ा है, वो अगर वहाँ पर एडमिट होते हैं, तो अगर वहाँ से नहीं हो पा रहे हैं तो आपको भेजना पड़ेगा, रेफ़र करना पड़ेगा, तो उसको पहले आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। बेहतर उपचार के लिए अधिक आवश्यक रोगी वही हुए, तो उसको पहले रेफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे आएंगे जिसको रेफ़र करने की ज़रूरत होंगे, लेकिन किसको पहले ज़रूरत है ये तो आपको क्लियरिफाई करना पड़ेगा और उसको पहले भेजना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये भी सही था। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि रेफ़र करने से पूर्व रोगी को सभी आवश्यक उपचार दिया जाना चाहिए। मतलब कि रेफ़र करने से पहले यदि उसको जो आवश्यक चीज़ें हैं, ताकि वहाँ तक उसको ट्रैवल करने में, जाने में दिक्कतें ना आए, उतने समय तक उस जो विकार है, जो रोग है, उसको रोक सके। ऐसे जो प्राइमरी जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो तो उसको आपको देकर भेजना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें, वो उपचार तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो तीनों का तीनों ऑप्शन आपको एक रोगी के रेफ़र करने से संबंधित ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। आप लोगों का यही ड्यूटी रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों ऑप्शन सही है तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, ऑप्शन भी बड़ा था। एक बार पढ़िएगा आसानी से आ जाएगा। हमने आपको क्या बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वो आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आसानी से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट रहेंगे नहीं, क्योंकि आप हमसे पढ़ के जाइएगा तो हम उस तरीके से आपको समझाए रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। एक एक पॉइंट को उस तरीके से बताते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ऑप्शन को लेकर ना आए कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी होगा, और आप उसको सही ऑप्शन बना कर आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कौन सा है। WHO के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। हमने आपको बताए थे कि हमारे देश की आज़ादी से 1 साल बाद इसकी स्थापना होती है। 1948 में इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में।
ये सभी देशों में क्या करता है कि स्वास्थ्य संबंधित निर्देश जारी करता है। विश्व लेवल पर एक संस्था है, जैसे कोरोना समय में भी कोई गाइडलाइंस या कोई दवा का अप्रूवल देना था तो वो WHO ही करते थे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम बहुत बार बता चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना भी हम आपको बता दिए, ठीक है। और भारत में इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में WHO का सब कंट्री में रहता है। तो जो मूल है, जो सबसे मेन कह लीजिए, वो जिनेवा में है। भारत में कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो ये आपको मुंबई में है। अगर वहाँ से जिनेवा से कोई भारत के लिए निर्देश भेजना है तो वो कहाँ पर भेजेगा? मुंबई पहले भेजेगा, और वहाँ से सभी जगह पहुँचाया जाएगा उस गाइडलाइंस, उस सारे इंफॉर्मेशन को। दूसरा है, आप इस ऑप्शन को कर लीजिए क्या? तो यूनिसेफ कर लीजिए। यूनिसेफ क्या है? एक स्वास्थ्य संबंधित एक क्या है संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ये भी क्या है? तो एक स्वास्थ्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय क्या है एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमने आपको बता दिए थे, जिसमें कि दो से अधिक देश शामिल होते हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिए, एक एक ऑप्शन, एक एक आपको पॉइंट बता दिए, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स भी आपको बता दिए, ताकि आपको जो हमसे आप एक बार पढ़ लेते हैं उससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप उसे बना सकते हैं। इस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करते हुए सारे चीज़ों को बताते हुए चलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और WHO के बारे में हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर और भी डिटेल्स में बहुत चीज़ बताए थे। जो भी कैंडिडेट क्लास स्टार्टिंग से कर रहे हैं उनको पता होगा। आप सबको उसका नोट्स भी मिला हुआ है, और उसका जो प्रॉपर एक नोट्स मिला हुआ है, उसके बाद उसका पूरी डिटेल्स में एक क्लास में चर्चा भी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना अभी ये बताए कि हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था। तो ये कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO। तो ये कब हुआ था? 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसका स्थापना को लेकर कि हमारे देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल बाद WHO की स्थापना होती है 1948 में जाके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में इन कार्यों में से कौन कौन शामिल है, ये आपको जवाब देना है। जैसे क्या दिया है कि संक्रमण एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम। जो भी संक्रमित बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे कोरोना क्या था? संक्रमित बीमारी थी। कुछ असंक्रमित बीमारी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन सारी बीमारियों को रोकथाम ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य में आते हैं अंतर्गत, इसका यही वर्क है। उसके बाद समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मतलब कि जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका विकास को लेकर ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही वर्क है, इसी का मतलब कि कार्य है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा का क्रियान्वयन, मतलब कि परिवार स्वास्थ्य सेवा का भी जो क्रियान्वयन होता है उस पर भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे क्या किसी देश में अगर पोलियो का वो तो संक्रमित बीमारी है नहीं, तो वो ज़्यादा अगर हो रहा है मतलब उसका पेशेंट, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पोलियो का जो डोज है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का ड्यूटी है, उसका वर्क है कि वहाँ पर भेजेंगे। तो इस तरीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य के बारे में भी जान लिए हम लोग, उसकी स्थापना के बारे में भी जान लिए, उसका मुख्यालय कहाँ है उसके बारे में भी हम लोग जान लिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। कारण निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी नामक रणनीति अपनाई? तो ये गोवी नामक रणनीति किसने अपनाई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से।
ठीक ना। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा। वैसे आपको पीडीएफ में सारा कुछ मिल चुका है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी नामक एक रणनीति बनाई थी? तो ये बनाया था कौन? तो यूनिसेफ। कौन बनाया था? यूनिसेफ का हम वहाँ पे बताए थे ना। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। तो इसका इन्होंने ही गोवी नामक क्या एक रणनीति बनाई थी। कौन? तो यूनिसेफ। यूनिसेफ का आप लोग प्रचार तो बहुत सुनते होंगे, यूट्यूब पे भी उसका बहुत प्रचार आता है, पेपर में भी बहुत सारा प्रचार आते रहता है यूनिसेफ का। आप लोग फेसबुक खोलते होंगे तो वहाँ पर भी उसका स्वास्थ्य को लेकर आइकॉन बना हुआ आएगा कुछ, तो वहाँ पर नीचे में देखिएगा यूनिसेफ लिखा रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी श्रमिकों संबंधित विभिन्न मुद्दों को निपटारा करती है? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो कौन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो श्रमिक संबंधित विभिन्न मुद्दों को निपटारा करते हैं? श्रमिक आप लोग जानते हैं ना, श्रमिक जो मजदूरी करते हैं, मजदूर जो होते हैं, मतलब जो श्रम वर्क करते हैं, तो उसको लेकर मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही उसका क्या कहते हैं, उससे संबंधित मुद्दों को निपटारा करते हैं। क्या कौन से मुद्दे? जैसे क्या कि कितने घंटे वर्क करेंगे, उसका कितना पेमेंट होना चाहिए। अभी क्या है कि किसी भी वर्क के लिए 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितना? तो 8 घंटे मजदूरों के लिए 8 घंटे हैं निर्धारित, आप सबको पता है। ज़्यादातर आप लोग वर्क में देखते होंगे 8 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं तो ओवर ड्यूटी का पैसा मिलता है। लेकिन आप लोग कहिएगा सर हम लोगों का यदि संविदा पर बहाली होते हैं तो ज़्यादा भी वर्क करवा लिया जाता है। तो वो कभी कभार हो जाता है, वो संविदा पर रहते हैं इसीलिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाते हैं, या नहीं तो उसमें भी प्रावधान है 8 घंटे ही करवाने का। यदि आपको इस बार जब वैकेंसी आ रहे हैं उसमें आपको जॉब लगेंगे परमानेंट ही, तो उसमें आपको 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा। 8 घंटे ही निर्धारित किए गए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ये कब हुआ था? 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी समय मतलब कि आंदोलन हुआ था, उस समय इसका संगठन बना था, उसी समय ये चीज़ें निर्धारित हुई थी। क्योंकि पहले ऐसे होते थे ना कि काम ज़्यादा करवा लिया जाता था, 10-10 घंटे 2-2 दिन करवाते थे, उसके बदले में पैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता था, उससे कम मिलता था। ज़्यादा श्रम करवाने पर कम उसको जो मनी होते हैं, पैसा होते हैं, वो मिलते थे। तो इसलिए एक एजेंसी बना और उन्होंने इन सारे गाइडलाइंस, इन सारी चीज़ों को निर्धारित किया। तो श्रमिक संबंधित विभिन्न मुद्दों को जो निपटारा करती है वो कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब कि आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं ना, क्या लिखा है? ILO। खुद से भी फुल फॉर्म बना सकते हैं। ऐसे क्या? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है ना, इंटरनेशनल हो गया, INTERNATIONL, इंटरनेशनल। L से क्या हो गया? लेबर हो गया, तब ना होगा श्रमिक। L से लेबर हो गया, O से ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म में कोई दिक्कत है नहीं आपको। क्या हो गया? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों के बच्चों की देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? विकासशील जो जैसे क्या हम लोग अभी क्या है, किस हम लोग का देश का अगर विकास में बात आती है तो क्या हम लोग अभी विकासशील देश में आते हैं। और जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपीय कुछ कंट्री हो गया, वो सब विकसित देश में आता है। वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, हम लोग डेवलपिंग है, अभी डेवलप कर ही रहे। अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है, मतलब कि बहुत चीज़ विकास करना है। तो विकासशील देशों के बच्चों के देखभाल के प्रदान करने के लिए, और जैसे मोदी जी ने लक्ष्य भी रखा है कि 30 तक हम लोग क्या आ जाएंगे, तो 2030 तक हम लोग विकसित भारत आ जाएंगे, मतलब कि विकास
विकासशील से हटकर विकसित भारत आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत क्या है, एक विकासशील देश है, और जबकि बहुत सारे कंट्री विकसित देश बन चुका है। तो इसकी देखभाल जो होती है वो कौन करता है, जैसे इसमें आपका ऑप्शन है यूनिसेफ। स्वास्थ्य संबंधित है तो स्वास्थ्य जो आपका एजेंसी है वही करेंगे, स्वास्थ्य संबंधित एजेंसी है वही नहीं करेंगे। यूनिसेफ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन तो करेंगे नहीं, ये तो श्रमिक से संबंधित है। खाद्य एवं कृषि संगठन भी नहीं करेंगे, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी नहीं करेंगे। तो जो स्वास्थ्य संबंधित संगठन है वही नहीं करेंगे, तो कौन करता है, यूनिसेफ करता है। तो इस सब में बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको बता दिए स्वास्थ्य संगठन कौन कौन से हैं, बस उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेंगे। जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये सब क्या है, स्वास्थ्य संगठन संबंधित एक संस्था है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आपको बताए हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का कहना था कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए, ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए। तो आप लोगों की डिमांड पे ही आज से ज़्यादा क्वेश्चन शुरू होंगे। लेकिन आप लोग जब बोले हैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाने, तो पूरी क्लास अटेंड किए, पूरा जो भी लास्ट क्वेश्चन तक होता है वहाँ तक अटेंड करिए, ताकि आपको पूरी क्लास का बेनिफिट मिल सके। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य यहाँ पर कुछ मिसिंग है, खाद्य बढ़ाने से संबंधित है, खाद्य उत्पादन हो सकता है, खाद्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, जैसे यूनिसेफ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन हो गया, खाद्य एवं कृषि संगठन हो गया। तो ऑप्शन से आपको मतलब कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि खाद्य संबंधित है तो कौन रहेगा, खाद्य एवं कृषि संस्था होंगे, संगठन होंगे, वही नहीं करेंगे कि कितना मतलब कि फर्टिलाइजेशन का उत्पादन करना है, फर्टिलाइजेशन में कितना मिनरल्स कौन से मिलाने हैं, किस देश में कितना खाद की आपूर्ति की ज़रूरत है, किस देश में कितना ज़रूरत है खाद की, और कहाँ पर मतलब कि उसका मिट्टी कैसे है, उर्वरकता कैसी क्षमता है, उस खाद में किस तरीके से उसका जो कंपोनेंट कमी है उसको मिलाया जाए, ये सारी चीज़ कौन करेंगे डिसाइड। तो ये मतलब कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन बच के, आप लोग घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करवाएंगे, एक ही दिन धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है, स्वास्थ्य एजेंसी इसमें से खोजिए कौन सा नहीं है, अब तो उतना बता दिए हैं आपको। जैसे यूनिसेफ हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य संबंधित संस्था है, जो कि अमेरिका में इसकी मुख्यालय है। उसके बाद है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसमें और भी ये बी ऑप्शन भी आप सही कर सकते हैं, जिसे इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, तो ये मतलब किसके अंतर्गत, तो स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आते। अगर इसकी बात करें तो ये स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि खाद आप जब अनाज खाते हैं तो उसमें खाद दिया जाता है, तो उससे स्वास्थ्य भी प्रभावित होते हैं। तो क्या कुछ होते हैं, तो ये स्वास्थ्य से संबंध रखता है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी स्वास्थ्य से संबंधित है। तो कौन नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी पूछ रहा है। इसमें क्या दिया है, स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, यूनिसेफ तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन तो स्वास्थ्य से संबंधित ही नहीं है, खाद्य एवं कृषि संगठन भी नहीं होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये मतलब सोसाइटी मतलब दिया गया है, मतलब क्या, ये राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन है, मतलब कि ये राष्ट्र लेवल पर अपनी इच्छा अनुसार स्वास्थ्य संबंधित क्या करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अभी देखे थे, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल है, तो इसका कार्य में क्या क्या शामिल है, ये तो हम लोग जान लिए कि मतलब कि ये क्या है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्था है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वैच्छिक संस्था है। और लेकिन अब इसका कार्य क्या क्या शामिल है ये जानते हैं हम लोग। यह है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। क्योंकि प्राकृतिक आपदा जैसे अभी बिहार में क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आया हुआ है, गंगा नदी अलग उफान पे है, उधर कोसी नदी में अलग बैरेज नेपाल में खोल दिया गया है, तो उससे अलग लोग प्रभावित है। तो आपको पता है जहाँ पर पानी ज़्यादा फ्लडिंग आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियों का मतलब फैलते हैं, संक्रमण होते हैं। तो इन सब जो ये क्या है प्राकृतिक आपदा है, तो वहाँ पर ज़रूरतमंदों को मतलब देखभाल के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने हैं स्वास्थ्य संबंधित। तो इसका मतलब ये किसका कार्य है, ये देश लेवल पर राष्ट्रीय लेवल पर है। तो ये मतलब कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ही कार्य है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का भी क्रियान्वयन करना, ये भी इसका कार्य है। अस्पतालों में दूध, दवाइयाँ, उपकरण आदि का आपूर्ति करना। यदि आपका अस्पताल है, आपके देश का अस्पताल है, तो WHO तो वहाँ पर नहीं आएगा आपको दवा पहुँचाने या उपलब्ध करवाने या उपकरण देने। ये तो जिस देश का रहेगा उसी देश को करना पड़ेगा। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ये भी कार्य है कि अस्पतालों में दूध, दवाइयाँ और आदि उपकरण आदि का आपूर्ति करना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि इसका ये सारे इसका फंक्शन थे। और ये क्या है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। इसका बारे में हम लोग आगे ऊपर में ही पढ़ चुके थे। हालांकि निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, वस्त्र, दवाइयाँ उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो अभी हम लोग जाने थे क्या हो गया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका यही कार्य था कि मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं में अस्पतालों में भोजन और दूध, दवाइयाँ पहुंचाना, या और भी देखे थे ना इसका कार्य देखे थे। तो ये सब कार्य किसका है, तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ही है। IRS। अब यहाँ पर आपको फुल फॉर्म भी है ना, कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका वैसे नाम ही फुल फॉर्म है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज हुआ है। तो हम लोग कल इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। जो भी क्लासेस ज्वाइन किया है उसको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग बता सकते हैं, आपको आगे से उसके एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उन सारे कैंडिडेट से एक बार फिर कहते हैं कि आप लोग इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आपको निश्चित ही इस क्लास से बेनिफिट होंगे, आपका तैयारी बेहतर होगा और आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा इसी साल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।